हेलो फ्रेंड्स, वन शॉट रैपिड रिवीजन की हमारी सीरीज शुरू है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बात करने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। 2 से 3 महीने अभी तक नीट का डेट है, डिक्लेरेशन नहीं हुआ, फिर भी 2 से 3 महीने हम गेस कर सकते हैं। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कैसी हो, इसलिए टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हम लेक्चर्स रखेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट्स है या तो थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें हो सकता है, उन सब चीज़ों का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, ठीक है। और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप परम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे जाइए और आपको पूरा डिटेल वीडियोज उस पर मिल जाएगा, राइट। सो 1 घंटे के अंदर हम इसे फिनिश कर देंगे, एक लाइन भी इसमें से नहीं छूटेगी। इसमें जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है आप उसके नोट्स बनाओ, सो दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स व्हाट इज ब्रीदिंग। इंस्पायरेशन ऑफ एयर एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर, मतलब O2 रिच एयर को लंग्स में भरना और लंग्स में जो भी CO2 रिच एयर है उसे एटमॉस्फेयर में एक्सेल कर देना, दैट प्रोसेस इज ब्रीदिंग। और कॉमनली इसे हम रिस्पिरेशन नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली रिस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, रिस्पिरेशन इन प्लांट में भी हम देख चुके हैं। अल्टीमेट एम ऑफ रिस्पिरेशन इज टू रिलीज एनर्जी। अंत में क्या होगा, रिस्पिरेशन क्यों करना है। देखिए, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड में आया, ब्लड अभी हर एक सेल तक पहुंचा, सेल के पास अभी न्यूट्रिशन पहुंचा है, लेकिन उससे एनर्जी नहीं मिली है। अगर एनर्जी ऑब्टेन करना है तो उसका फूड का ऑक्सीडेशन करना जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई रिस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शंस along with the digestive system and circulatory system, right? So how would you define respiration then? Respiration is process of release of energy, process of release of energy is called as respiration in short। अभी respiration करना है हर एक इनवर्टिब्रेट्स हो, वर्टिब्रेट्स हो, या तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का हो, उनका हैबिटेट कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा कि रिस्पिरेशन के ऑर्गन्स और रिस्पिरेशन का टाइप कौन सा होगा। कहने का मतलब ये हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म वी कैन से, और उनकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे। किंगडम एनिमल है, याद करिए, उसमें हर एक फाइलम में हमने रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन हैबिटेट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग तरीके के रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, राइट। जैसे कि हियर, अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट्स के इतने ही याद करिए, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म कौन सा है और उसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रीदिंग इट वेरी डिपेंडिंग मेनली ऑन द हैबिटेट। किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्गन कौन सा होगा, इट विल डिपेंड ऑन द हैबिटेट एंड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा, अगर कॉम्प्लेक्स है तो लंग्स इस तरीके के कुछ ऑर्गन्स होके, राइट। लोअर इनवर्टिब्रेट, देखिए स्पॉन्जेस और सिलेंडरेट, ये फ्लैटवर्म्स, मतलब क्या हुआ, पोरीफेरंस है, सिलेंडरेट्स है और प्लेट हेलमिंथेस है। इनमें बाय सिंपल डिफ्यूजन देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 फॉर CO2, सिंपल डिफ्यूजन, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल से रिस्पिरेशन करेगा, इंसेक्ट्स है ट्रैकियल ट्यूब्स के माध्यम से रिस्पिरेशन करेगा। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क है तो उसमें स्पेशलाइज्ड वैस्कुलराइज्ड ऑर्गन होगा, जिसमें कि ब्लड वेसल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो दैट ऑर्गन इज योर गिल्स। तो गिल किसमें हुआ, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। टेरेस्ट्रियल फॉर्म में वैस्कुलराइज्ड, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहेंगे उनके लिए लंग्स विल बी द ऑर्गन ऑफ रिस्पिरेशन। वेल फिशेस पता है सबको, गिल्स है ना, गिल्स स्लिट्स के माध्यम से। रेप्टाइल बर्ड मैमल्स में लंग होगा। अब कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक एम्फीबियंस, लाइक फ्रॉग जब पानी में होगा, एम्फीबियन है, पानी में जब होगा तो क्यूटिकुलर रिस्पिरेशन करेगा, मतलब स्किन के माध्यम से करेगा, राइट। मॉइस्ट स्किन, अगर जमीन पर है तो जमीन पे क्या करेगा, इट विल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलो, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब दिस इज द जस्ट हम आसानी से डिस्कस कर देंगे, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एज अ रिवीजन हम देख रहे हैं इसे। तो सबसे पहले स्टार्ट होगी रिस्पिरेटरी सिस्टम, स्टार्ट होगी नॉस्ट्रिल से, ठीक है। नॉस्ट्रिल के बाद क्या आएगा, नेजल चेंबर है, नेजल चेंबर के बाद, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया, नेजल चेंबर के बाद आएगा आपका फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है पता है आपको, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, राइट।
फूड के लिए और एयर के लिए कॉमन पैसेज दैट इज योर फेरिंग्स। जैसे हमने डाइजेशन में डिस्कस किया था, ओरल कैविटी के बारे में जब बात हो रही थी तब हमने बोला था नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ओरल कैविटी अगर फेरिंग्स में ओपन होती है तो दैट इज ओरोफेरिंग्स, और अगर नेजल चेंबर ओपन होगा फेरिंग्स में तो दैट विल बिकम योर नेजोफेरिंग्स। दैट मींस इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद आएगा आपका लेरिंग्स। लेरिंग्स के ऊपर देखिए यहाँ पे एक ढक्कन है, ढक्कन ही बोलेंगे हम इसे। तो ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस, क्यों? क्योंकि इसमें फूड ना जाया पाए, है कि नहीं? फूड की एंट्री प्रिवेंट करने के लिए ग्लोटिस विल हैव एपिग्लोटिस। दिस स्ट्रक्चर इज कार्टिलेजिनस। कैसा स्ट्रक्चर है? कार्टिलेजिनस। कार्टिलेज से बना हुआ है, कार्टिलेजिनस। ओके, और लैरिंग्स को ही हम बोलेंगे साउंड बॉक्स। लैरिंग्स का नाम क्या होगा? तो साउंड बॉक्स। व्हाई? बिकॉज इट क्रिएट्स वाइब्रेशंस, दैट्स व्हाई साउंड इज प्रोड्यूस्ड, दैट बिकम्स योर साउंड बॉक्स। उसके बाद आएगा आपका एक ट्रकिया। ठीक है, अब ट्रकिया यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनकम्प्लीट रिंग्स यहाँ पर मौजूद है, इनकम्प्लीट रिंग्स, है ना। अब इनकम्प्लीट रिंग्स क्यों है? क्योंकि वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, उसका कोलैप्स, ट्रकिया कोलैप्स ना हो, इस वजह से दोज रिंग दिस विल बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड इट विल बी इनकम्प्लीट रिंग। अब देखिए ये इनकम्प्लीट रिंग है, कहां तक है? इनिशियल पार्ट ऑफ योर ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल जहां से स्टार्ट होगा वहां से लेकर के ट्रकिया पूरा इनकम्प्लीट रिंग से घेरा हुआ है, राइट। कारण तो समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद में फेरिंग, ये ट्रकिया हो गया। अब ट्रकिया इट विल डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस को हम बोलेंगे ब्रोंकस, या राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। और फिर इनकी शाखाएं निकलेगी, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और उसके बाद आएगा आपका अल्वियोलाई। अल्वियोलाई क्या है? अल्वियोलाई दीज आर वेस्क्युलराइज्ड बैग, vascular bags, and it is the site for exchange of gases, O2 for CO2, O2 and CO2। इसका जो एक्सचेंज होगा कहां पे होगा? अल्वियोलस के सरफेस पे होगा। बाद में देखेंगे कि सरफेस की एबिलिटीज बोल रहा हूं, प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, और एक्सचेंज ऑफ गैस किस पे डिपेंड करेगा? तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का नेचर, उसका थिकनेस, राइट। अभी देखिए लंग्स किस चीज से बना हुआ है? जो भी ब्रोंकस अभी अंदर घुसा है यहाँ पर, तो ब्रोंकी और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंकल, अल्वियोलस, अल्वियोलाई, इन सब चीजों से जो भी स्ट्रक्चर बैग लाइक स्ट्रक्चर बना है, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे लंग्स। तो दीज आर लंग्स। बीच में आपको देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे योर हार्ट इज प्रेजेंट। अभी ये लेफ्ट लंग है, यहाँ पे एक नॉच है, इसे बोलेंगे हम कार्डियक नॉच। नॉच मतलब क्या? अंदर गया हुआ हिस्सा, ठीक है, फॉर प्रॉपर अकोमोडेशन ऑफ योर हार्ट। ओके, तो ये चीज समझ आई कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स है। ओके, अभी देखिए ये पीला कलर यहाँ पे दिख रहा है, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में बाहर का लेयर जो है, दीज आर प्लूरल मेम्ब्रेन्स, और सीधी भाषा में हम इसे बोल सकते हैं प्लूरा, राइट। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दीज आर रिब्स। रिब्स के डायरेक्ट कनेक्शन में आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होगा, और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन विल बी इन कनेक्शन विद लंग्स। लंग्स को चिपका हुआ या तो उसके कांटेक्ट में होने वाला इनर, और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन विल बी इन कांटेक्ट विद रिब्स। क्यों? और इसमें देखिए, इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन, आई मीन प्लूरल स्पेस भी प्रेजेंट है। तो स्पेस में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड टू प्रोटेक्ट द मैकेनिकल, प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। क्योंकि इसके आजू बाजू में जो स्ट्रक्चर है, इट इज बोनी स्ट्रक्चर। देखिए, दिस इज वेंट्रल साइड, बैक साइड इज डॉर्सल, दिस इज एंटेरियर, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज लेटरल साइड। लेटरल साइड से पूरा रिब केज है, उसके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स है। वेंट्रल साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टर्नम है। अगर पोस्टीरियर साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर डायफ्राम दिख रहा है आपको। देखिए, दिस इज मस्कुलर ऑर्गन, वेरी डेलिकेट ऑर्गन, राइट। दिस इज डायफ्राम। यहाँ से लेटरली क्या प्रेजेंट है? रिब्स प्रेजेंट है। इसके आगे जो प्रेजेंट होगा दैट विल बी स्टर्नम, और डॉर्सली जो प्रोटेक्शन होगा लंग्स के लिए दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर दिस? अब प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया, उसकी रिब्स हुई, डायफ्राम है। अभी इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, ये इन दो ऑर्गन के माध्यम से हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करेंगे। अब इंस्पिरेशन होना है, एक्सपिरेशन होना है, तो उसके लिए थोरेसिक वॉल्यूम का बढ़ना जरूरी है। थोरेसिक वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और इंपॉर्टेंट चीज, हवा अंदर लेना है, इंस्पायर करना है या तो एक्सपायर करना है, तो दोनों भी घटनाएं होने के लिए देयर वुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर, आई मीन
प्रेशर ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या तो प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस। क्लियर दिस? आगे देखेंगे। अब यहां तक कुछ छूट रहा है? यहां पे कुछ नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब जो रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारी है तो इसमें दो पार्ट है। एक है कंडक्टिंग पार्ट, जहां पे मैंने हाईलाइट किया, आप समझ लो, और एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड बाय अल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट्स। अल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स जो है, इसमें एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज होगा, O2 फॉर CO2, दैट बिकम्स योर एक्सचेंज पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। और नोस्ट्रिल से स्टार्ट होके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जितना भी हिस्सा होगा रिस्पिरेटरी सिस्टम का, ट्रैक्ट का, आई मीन, दैट विल बी योर कंडक्टिंग पार्ट। अब ये कंडक्टिंग क्या कंडक्ट करेगा? एयर कंडक्ट करेगा, ठीक है। दिस कंडक्टिंग पार्ट विल कंडक्ट एयर, इट कंडक्ट्स एयर। इसका वार्मिंग करना, बॉडी टेम्परेचर के साथ उसे मैच कराना और उसका ह्यूमिडिफिकेशन करना, मतलब उसमें मॉइस्चर ऐड कर देना, ह्यूमिडिफिकेशन, मॉइस्चर ऐड करना। दीज आर द फंक्शंस ऑफ योर कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। अब ये डिटेल जब वीडियो हमने देखा था, देखिए, तो जो नेजल चेंबर है तो उसमें नेजल कॉन्की प्रेजेंट होके नेजल कॉन्की के अक्रॉस दिस प्रोसेसेस विल कैरी आउट, जैसे कि वार्मिंग वहां पे होगा, ह्यूमिडिफिकेशन भी वहीं पे होगा, ठीक है। तो कंडक्टिंग पार्ट और रिस्पिरेटरी पार्ट। आगे बढ़ेंगे। अब लंग्स कहां पे सिचुएट है? थोरेसिक चेंबर में, पता देख लिया हमने, और दीज आर द पोजीशन, स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ेंगे। रिस्पिरेशन इन्वॉल्व, एनसीईआरटी में जैसी स्टेप्स दी वैसी की वैसी एज इट इज वी हैव पुट ऑन द स्लाइड। क्लियर? अभी सबसे पहले क्या होगा? ब्रीदिंग होगा, मतलब बाहर की O2 रिच एयर अंदर आएगी, अब लंग्स में भरेगी, लंग्स में ब्लड के साथ एक्सचेंज होगा, O2 फॉर CO2, फिर ब्लड में आने के बाद ब्लड टिश्यू के पास पहुंचेगा। अब ब्लड और टिश्यू इसके बीच में भी एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ O2 फॉर CO2 सॉरी, एंड फाइनली CO2 rich air will be taken out to lungs for expiration. So these are 5 events by which there will be respiration. Clear? आगे बढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है? शुरू में हमने बोल दिया कि प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग एंड एटमॉस्फेयर शुड बी देयर। अब ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इंस्पायरेशन, मतलब हवा अंदर लेना, एक्सपायरेशन मतलब हवा बाहर डाल देना, राइट। या हवा अंदर, हवा बाहर, दैट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। उसे हम इनहेलेशन, एक्सहेलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग एंड एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर है अपना, ये एटमॉस्फेयर है, ये लंग्स है। पता है, डिफ्यूजन हमने देखा, ऑस्मोसिस भी देखा। अगर कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट है तो ही हायर टू लोअर ट्रांसफर होगा। अगर लंग्स से हवा बाहर छोड़नी है, यहां पे मैं मेरा सीधा सीधा हिंदी में लिख रहा, हवा लंग्स में, लंग्स की हवा अगर बाहर छोड़ना है तो लंग्स में ज्यादा प्रेशर होना जरूरी है, प्रेशर अप, है ना, और यहाँ पे प्रेशर होगा कम, एटमॉस्फेयर में कम होगा, तभी लंग्स में जो हवा मौजूद है वो बाहर जा सकेगी। इसके उल्टा करेंगे, अगर एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स में भरना है तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगेगा ज्यादा, प्रेशर ग्रेडियंट इसमें एग्जिस्ट रहेगा तो प्रेशर एटमॉस्फेयर का ज्यादा होगा, और लंग्स में प्रेशर विल बी लेस। समझ आ रही बात? तो हायर टू लोअर ट्रांसपोर्ट होगा। यहां से क्या आएगा? एटमॉस्फेयर से O2 रिच एयर आएगी, और लंग्स से कौन सी एयर बाहर जाएगी? तो CO2 रिच एयर बाहर जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट जरूरी है, पता है। अभी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी ये शब्द आए तो समझ लो कि इट हैज टू डू विद द लंग्स। ये लंग्स के बारे में कुछ बात हो रही है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर में कम है, तो लंग्स की हवा भी नॉस्ट्रिल के माध्यम से बाहर निकलेगी, दैट विल बी योर इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन की अगर बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी कम है, ठीक है, सॉरी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब कम होगा, सॉरी मैं उल्टा कर रहा हूं इसे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब कम होगा तब एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा, तो एटमॉस्फेयर की एयर अंदर एंटर करेगी इस तरह, ठीक है। और जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है, ठीक, तो एटमॉस्फेयर में कम होगा, तो एटमॉस्फेयर में हम एक्सपायरेशन करेंगे। अब ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होने के लिए थोरेसिक वॉल्यूम की कैविटी, आई मीन थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ना जरूरी है। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें सिचुएटेड जो भी लंग्स है उनकी पल्मोनरी कैविटी भी, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है। अब कॉन्ट्रैक्शन की किस पार्ट का होगा? तो आपके डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिब और इंटरकोस्टल मसल्स के माध्यम से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ दिस रिब केज विल टेक प्लेस, आई मीन these volumes will be adjusted, ठीक है। अब देखिए, इंस्पिरेशन क्या occur if the pressure within the intrapulmonary less than the atmospheric pressure, there is a negative pressure in the lung, नेगेटिव प्रेशर बोलेंगे हम इसे, कम है, नेगेटिव है।
and then the atmospheric pressure. Expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. Clear? आगे बढ़ते हैं. Well, just a second. Okay. ग्रेडियंट जनरेट. अब ये जो ग्रेडियंट हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर का डिफरेंस होना जरूरी है, तो ग्रेडियंट डेवलप कैसा होगा? ठीक है, कैसे होगा? ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए डायफ्राम के माध्यम से मदद से और एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल जो भी रिब्स के बीच में प्रेजेंट है ना, तो रिब के बीच में प्रेजेंट होने वाली मसल से एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इसके माध्यम से डायफ्राम के माध्यम से क्या होगा, और मतलब थोड़ा से वॉल्यूम बढ़ेगा या तो कम होगा. कैसे? अब देखिए दो चीजें यहां पर ध्यान रखना है. एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या किस वजह से मूवमेंट होगा, और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, तो दो तरीके की मूवमेंट्स होगी. एक मूवमेंट इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और मूवमेंट इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस. अब दिस इज वेंट्रल, बैक साइड इज डॉर्सल साइड. ठीक है, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर. ओके, अब एंटीरियर पोस्टीरियर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो जब आपका डायफ्राम जो है, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में स्टर्नम उठेगा और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है, अब ये वेंट्रल और ये डॉर्सल है. डॉर्सो वेंट्रल किस माध्यम से होगा? इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स के माध्यम से. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो देखिए डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में थोड़े से वॉल्यूम बढ़ेगा. मतलब दो माध्यम से, एक एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो है एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट है, तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में थोड़ा सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, और थोड़े से कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी. अब देखिए क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम का हुआ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, थोड़े से वॉल्यूम बढ़ा. अब उसमें सिचुएटेड लंग्स है, उनका भी वॉल्यूम बढ़ेगा. अब वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो उसमें प्रेशर कम होगा. ठीक है, प्रेशर कम होगा मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विल बी लेस नेगेटिव देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब क्या होगा? हायर टू लोअर, एटमॉस्फेयर टू लंग्स, इसमें हवा भरेगी और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंस्पायरेशन. दिस इज हाउ इंस्पिरेशन विल टेक प्लेस. क्लियर दिस? अब एक्सपायरेशन की बात करेंगे. उल्टा होना चाहिए. अभी क्या होगा? जब डायफ्राम रिलैक्स होगा और इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होगी तो थोरेसिक वॉल्यूम, कैविटी का वॉल्यूम कम होगा. वो कम होगा तो वॉल्यूम ऑफ योर लंग्स इट विल बी रिड्यूस्ड, वो भी कम होगा. मतलब अब लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा. लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव प्रेशर होगा, तो एटमॉस्फेयर में कम है तो लंग्स की हवा हम बाहर छोड़ देंगे. दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायरेशन. आगे बढ़ते हैं. इंक्रीज इन द, अब अगर स्ट्रेंथ, रिस्पिरेशन की, ब्रीदिंग की अगर स्ट्रेंथ हमें बढ़ाना है, ठीक है, तो हम किस चीज का यूज करेंगे? एब्डोमिनल मसल्स. नॉर्मली 12 से 16 बार 1 मिनट में हम रिस्पिरेशन करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे. आई मीन दिस इज नॉर्मल टाइम. अगर आपको ये रिस्पिरेशन का रेट बढ़ाना है तो आप एब्डोमेन की मसल के सहायता से इसे बढ़ा सकते हो. राइट, वेल सॉरी. अब जो भी वॉल्यूम रिस्पिरेशन में जो भी वॉल्यूम पार्टिसिपेट कर रहा है एयर का, अगर उसे नापना है, इसे अगर काउंट करना है, तो इंस्ट्रूमेंट इज प्रेफर्ड, दैट इज स्पायरोमीटर. और स्पायरोमीटर के माध्यम से हम क्या कर पाएंगे? क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन की. अब वाइटल अलग अलग कैपेसिटी जो लंग्स की, वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद वेरियस वॉल्यूम्स, बहुत बार एग्जाम में वॉल्यूम्स के बारे में जिक्र किया है, मतलब क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके बारे में क्या ध्यान रखना है, तो उनके वॉल्यूम याद करना है. ठीक, आगे बढ़ेंगे. देखिए अब रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या? नॉर्मली हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं या तो एक्सपायरेशन कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल फोर्सफुली कुछ भी नहीं है. तो जब भी इंस्पायर करते समय जितने भी एयर हम अंदर भरेंगे लंग्स में, या तो लंग्स से जितने भी एयर बाहर निकालेंगे नॉर्मल कंडीशन में, तो दैट वॉल्यूम इज योर टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, एंड द टाइडल वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml. तो सांसें हम कितने बार ले रहे हैं? 12 से 15 बार. तो एक अंदाज से 6000 से 8000 ml दैट विल बी योर टाइडल वॉल्यूम पर मिनट. एक मिनट में 6 से 8 लीटर तक के एयर हम या तो इंस्पायर करेंगे या तो एक्सपायर करेंगे. अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब क्या होगा? नॉर्मल इंस्पिरेशन तो 500 ml हमारी क्या हुआ? 500 ml हम एयर इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन फोर्सफुली अगर इंस्पायर करेंगे तो वो बनेगा आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये बनेगा 2.5 से 3 लीटर.
2500 ml to 3000 ml. क्लियर? राइट. उसके उल्टा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम हमारा 500 ml एक्सपायरेशन के समय, अगर फोर्सफुली हम एक्सपायरेशन करेंगे that will become your expiratory reserve volume ERV, और that counts to 1100 ml. आगे बढ़ते हैं, सिर्फ वॉल्यूम याद करिए. देखिए रेसिड्यूल वॉल्यूम, रेसिड्यू का मतलब क्या हुआ? बचा हुआ हिस्सा. नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन जब हम करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी हवा की हमारी लंग्स में मौजूद होगी, एंड दैट वॉल्यूम विल बी योर रेसिड्यूल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन. देखिए इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तो हो रहा है, तब तो वॉल्यूम हो गई होगा, लेकिन फोर्स से आप अगर हवा बाहर भी छोड़ते हो फोर्सफुली, तब भी लंग्स में एयर मौजूद होगी. जो वॉल्यूम होगा उसे हम बोलेंगे रेसिड्यूल वॉल्यूम, और दैट एवरेजेस टू योर 1100 to 1200. मतलब रेसिड्यूल वॉल्यूम और ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग सेम है, ध्यान रखने के लिए. अब ऊपर जो भी देखा हमने, रेसिड्यूल वॉल्यूम देखा, IRV, ARV, टाइडल वॉल्यूम, अगर इनका हम समेशन करेंगे, सम अप करेंगे इसे, तो अलग अलग कैपेसिटी बनेगी. तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायर करने की हमारी कैपेसिटी कितनी है, क्या होगा? इसमें टाइडल वॉल्यूम आएगा, IRV आएगा. मतलब क्या कि नॉर्मली जितनी भी हवा हम अंदर भर रहे हैं 500 ml उदाहरण अप्रोक्सीमेटली, तो फोर्सफुली हम कितनी हवा भर लेंगे, तो दोनों का अगर हम सम करेंगे तो दैट विल बिकम योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. कितनी अमाउंट एयर हम लंग्स में भर सकते हैं, राइट? दैट कैपेसिटी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. उल्टा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल एक्सपायरेशन के साथ फोर्सफुली हम कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हैं, मतलब वो बना आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, अभी इसके वॉल्यूम इसमें डाल दीजिए तो टोटल बनेगी आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इन वॉल्यूम, राइट? फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, फंक्शन लंग का फंक्शन करने के लिए जितना भी एयर का वॉल्यूम मौजूद होगा, दैट इज योर फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी. वेल, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद सॉरी जो भी हवा अंदर बचेगी दैट विल बी योर functional residual capacity, right? That is the sum of ERV plus RV, residual volume plus expiratory reserve volume. Vital capacity, maximum volume of air person can breathe in after a forced expiration. मतलब ERV IRV जोर लगा करके आप जितनी भी हवा बाहर डाल सकते हो और उसके बाद जोर लगा करके अंदर खींच सकते हो, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी. सीधी बात, रामदेव बाबा को याद करिए, फोर्सफुली एक्सपायर करना और उसके बाद फोर्सफुली इंस्पायर करना, दैट इज वाइटल कैपेसिटी, राइट? वेल, तो ये किसका सम होगा? ERV, TV, IRV तीनों, और योर मैक्सिमम वॉल्यूम, राइट? टोटल लंग कैपेसिटी, अब ये सब ऊपर जितने भी हमने कैपेसिटीज देखे या तो वॉल्यूम्स देखे, इसका सम कर दो, दैट विल बिकम योर टोटल लंग कैपेसिटी, राइट? आगे बढ़ते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कहां पे गैस का एक्सचेंज हो रहा है? शुरू में हमने जिक्र किया था द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अल्वियोलाई. अब ये डिफ्यूजन रेट जो होगा, और सिंपल डिफ्यूजन से ही एक्सचेंज होगा, ये एक्टिव प्रोसेस नहीं होगी. एक्टिव की बात नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन इज द प्रोसेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ऑल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज, दो जगह पे एक्सचेंज होगा. एक तो ऑक्सीजन रिच एयर जब अंदर लंग्स में आएगी तो ब्लड और लंग्स के बीच में एक्सचेंज होगा. जब ब्लड में हवा होगी और टिश्यू और ब्लड, इसमें O2 for CO2 एक्सचेंज होगा. तो these are two sites where exchange of gases होगा, right? Now O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion depending on pressure or concentration gradient. वो तो हम देख चुके, right? It depends on solubility. गैस की solubility कितनी है इस पर डिपेंड करेगा. अब किसकी solubility ज्यादा है? तो CO2 की solubility it is more than solubility of oxygen. ठीक है, तो ज्यादा डिफ्यूज होने की संभावना इसकी होगी CO2 की, राइट? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन, उसका थिकनेस कितना है ये भी हम बात कर चुके हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, राइट? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, पार्शियल प्रेशर किसे बोलेंगे? फॉर एग्जांपल A गैस है, B गैस है, C है, D है, तो ये क्या बना? ये बना आपका गैस का मिक्सचर. इस गैस के मिक्सचर में ये इंडिविजुअल गैस, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, D भी इंडिविजुअल है. तो हर एक गैस का अपना एक प्रेशर होगा in the mixture of gas, that is called as partial pressure. और ये रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, और पर्टिकुलरली हम किस में इंटरेस्टेड है? वी आर इंटरेस्टेड इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ
O2, तो इसे इंडिकेट हम करेंगे PO2 एंड PCO2। ठीक, अब अलग अलग प्रेशर हवा में, लंग्स में, ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यूज में कितना होगा O2 का और CO2 का। देखिए O2 एटमॉस्फेयर, जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होगा। अब एटमॉस्फेयर से जब नॉस्ट्रिल से एंटर करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लंग में आएगा, तो वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। क्लियर, तो अल्वियोलाई में 104 है, टिश्यू में एकदम कम है 40। CO2 की बात करेंगे, CO2 देखिए अल्वियोलाई में 40 है और टिश्यूज में 45 है। टिश्यूज में अगर 45 है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी उतना ही होगा, क्योंकि टिश्यू से ही जो निकलेगा CO2 तो ब्लड में आएगा, तो दैट ब्लड विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड। दोनों में सेम है। ठीक है, अब देखिए क्या सेम है, अल्वियोलस में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी सेम है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, लंग से आएगा। तो जितना लंग में CO2 होगा उतना ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा, और जितना CO2 टिश्यू में होगा उतना ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा। और वातावरण में तो पता है आपको 0.3 है। आई थिंक लास्ट ईयर इसके बारे में एक वॉल्यूम पूछा गया था। उससे उल्टा ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जितना होगा ऑब्वियस है उतना ही कहां होगा, टिश्यू में होगा। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स अल्वियोलस में थोड़ा सा एक अंतर आएगा 9-10 का, तो 104 अल्वियोलस में है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है। ठीक है, तो इसका वापर हम कहां कर सकते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ने में। राइट, आगे बढ़ेंगे। देखिए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू अल्वियोलाई। जैसे ग्रेडियंट अल्वियोलस से टिश्यू तक प्रेजेंट है, वैसे उल्टा ग्रेडियंट टिश्यू से अल्वियोलाई तक भी प्रेजेंट है। सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन सोल्युबिलिटी ऑफ O2। मतलब डिफ्यूजन एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, CO2 की होगी। राइट, अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू O2। मतलब अगर उसकी सोल्युबिलिटी 20 से 25% ज्यादा है, टाइम्स आई मीन नॉट प्रतिशत, 20 से 25 टाइम ज्यादा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी एक पर यूनिट जो भी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगा उसमें ज्यादा होगी, किसकी, CO2 की। राइट, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। देखिए यहां पर देख पा रहे हैं आप, दिस इज योर अल्वियोलस। ओके, दिस इज अल्वियोलस। तो ये हो गया अल्वियोलस का स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या है, अल्वियोलस का स्क्वेमस एपिथेलियम। एक मेम्ब्रेन का पार्ट हुआ, आई मीन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का पार्ट हुआ। दूसरा ये जो कैपिलरी आप देख पा रहे हो, तो कैपिलरी का ये जो लेयर है तो इसे हम बोलेंगे एंडोथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम, एक हिस्सा बना। और तीसरा जो पार्ट है स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ योर अल्वियोलाई, अल्वियोलर वॉल आई मीन, और कैपिलरी वॉल का एंडोथेलियम, इसके बीच में जो सब्सटेंस दिख रहा है यहाँ पे मैं ब्लैक कर रहा हूं, तो दैट इज योर बेसमेंट सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस। अब किससे बना फिर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, बेसमेंट सब्सटेंस, और उसके बाद आउटर साइड में आएगा आपका एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, तो दैट बिकम्स योर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। लेकिन 3 मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व है, फिर भी इसका जो थिकनेस है इट इज लेस देन 1 मिलीमीटर। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 देख चुके हम, क्योंकि ब्लड में ही पूरे गैसेस प्रेजेंट होगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे, एंटीबॉडीज होगी, हार्मोन्स होगी, जो भी होगा एवरीथिंग विल बी एग्जिस्टिंग इन अ ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड एंड दैट इज योर ब्लड। तो ब्लड के माध्यम से एक्सचेंज होगा। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस माध्यम से होगा, किसकी सहायता से होगा, किसकी सहायता से होगा, पता है, आरबीसी में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन 97% ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इन बाउंड फॉर्म विथ हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन है तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हीमोग्लोबिन इज 100% सैचुरेटेड। इसका सैचुरेशन कितना है, 100% सैचुरेशन। अगर एक हटा देंगे तो 75%, 3 हटा दो 75%, और आई मीन 25%, और पूरे अगर हटा दिए तो 0। राइट, अब एक थोड़ा सा एडिशनल देखेंगे। एक मतलब हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा या तो क्वांटिटी होगी, ये कितनी है, देखिए एवरेज 15 ग्राम हम कंसीडर करेंगे। 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml। 100 ml को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं डेसीलीटर। 100 ml 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, यहां तक क्लियर है। अब एक हीमोग्लोबिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। समझ लो, अगर एक ग्राम हीमोग्लोबिन
1.34 ऑक्सीजन को कैरी करेगा, तो हमारे पास कितना है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 15 ग्राम इनटू 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल क्वांटिटी हमारे 100 ml ब्लड में जो प्रेजेंट होगी दैट इज 20 ml। कितनी प्रेजेंट है 20 ml। उसमें से सिर्फ 5 ml हमारे टिश्यूज को या तो सेल को मिलेंगी ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। बात अलग है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या तो एक्सर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, राइट। समझने वाली बात है, 100 ml ब्लड सिर्फ 5 ml रेस्टिंग कंडीशन में टिश्यू तक ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 100 ml में सिर्फ 5 ml ही प्रेजेंट है, 20 ml प्रेजेंट है, लेकिन वो बाउंड फॉर्म में, तो उससे एक ही रिलीज करेगा, राइट। आगे बढ़ेंगे। देखो हीमोग्लोबिन के माध्यम से 97%, 3% एज ए डिसॉल्व इन अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, प्लाज्मा में 3%, आरबीसी में 97%। अब देखिए 20 से 25% आरबीसी कंडक्ट करेगी CO2 को, ठीक है। 70% एज बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट मतलब ये हो सकता है KHCO3 हो सकता है या तो NaSCO3 भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखेंगे, राइट। 7% थ्रू प्लाज्मा इन अ डिसॉल्व स्टेट। क्या हुआ 20 से 25% आरबीसी CO2 की बात कर रहे हैं हम, 70% एज अ बाइकार्बोनेट आयन और रिमेनिंग 7% जो बचे हुए हैं तो इन अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, राइट। अब देखिए हीमोग्लोबिन, अब ये तो सब बातें हमने कर ली, फिर भी यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। इसी हीमोग्लोबिन लाल है इसलिए तो अपनी आरबीसी लाल है, ठीक है। O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन जुटेगा, यहाँ पे मैं 4O2 लिख रहा हूँ, 4 ऑक्सीजन से बाइंड करेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा तो इसे हम नाम देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। देखिए ईच हीमोग्लोबिन कंटेन्स कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, लिख चुके। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितना प्रेशर ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, जितना प्रेशर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा मिक्सचर ऑफ गैस में, उतना ही उसका हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट करने का, बाइंडिंग करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करेगा ये एसोसिएशन, यहां पे लिखेंगे हीमोग्लोबिन प्लस 4O2 लिख रहा हूं मैं, ये एसोसिएशन है, तो डिपेंड किस पे करेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसके साथ साथ देखिए ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ये डिपेंड किस पे कर रहा है PO2। PO2 कैसा होना चाहिए हायर होना चाहिए। इसके साथ और 3 फैक्टर होंगे जो डिसाइड करेंगे कि इसका एसोसिएशन होना है या डिसोसिएशन होना है, राइट। तो वो होगा आपका CO2, देन H+ आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। दीज आर अदर फैक्टर्स दैट विल डिटरमाइन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। अब क्या होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये तीनों भी फैक्टर कैसे होना चाहिए, कम होने चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होना चाहिए, राइट। H+ आयन का कंसंट्रेशन भी कम होना चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसका मतलब ये हुआ बाइंडिंग कैसी होगी, बाइंडिंग कहाँ होगी सीयर, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एट लंग्स और इन लंग्स, ठीक है। Yet way it will associate with O2, that will इसे हम बोलेंगे एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जुटना, क्या जुटा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुटा, कहाँ इन द लंग्स। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या होगी, एसोसिएशन के लिए कंडीशन हमारे पास है, अब भी लिखी थी हमने, फिर लिखेंगे PO2 इज हायर, ठीक है, PCO2 इज लेस। जाहिर बात है ऑक्सीजन का प्रेशर लंग्स की साइड, टेबल याद करिए, टेबल से पता चलेगा कि ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा है, वहां पे CO2 कम है, H+ आयंस भी वहां पे कम होंगे और टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि टिश्यूज में टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये हो गई बात आपकी लंग्स में। अब ये एसोसिएशन, डिसोसिएशन कब होगा, डिसोसिएशन ऑफ Hb एंड O2, ठीक है। ये कहां होगा एट टिश्यू लेवल, ये होगा आपके टिश्यू लेवल पर। वेल अब यहां पे उल्टी कंडीशन होगी, देखो उससे उल्टा करिए, PCO2 ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि कैटाबॉलिज्म हुआ और बाय प्रोडक्ट CO2 बाहर निकला, तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा, सीधी बात है ऑक्सीजन का प्रेशर वहां पे कम होगा। H+ आयन ऑब्वियस है, कैटाबॉलिज्म हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, तो ज्यादा होगा और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ कम क्या होगा तो आपका
PO2 विल बी लेस इन केस ऑफ और एट द टिश्यू लेवल। तो ये अगर कंडीशन है तब होगा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्यों एसोसिएशन कराना है? क्योंकि टिश्यू तक उसे ले जाना है, ठीक है। एसोसिएशन हुआ, ब्लड ने उसे कंडक्ट किया, अब टिश्यू के पास छोड़ना है। तो छोड़ना है मतलब हीमोग्लोबिन अगर इसे छोड़ेगा तो ही टिश्यू को मिलेगा, उसे हम बोलेंगे डिसोसिएशन। तो ये फैक्टर्स लगेंगे डिसोसिएशन के लिए। सी है। अब देखिए एक्सिस पे हमने क्या लिया, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में, और यहाँ पे लिया परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कितना पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का तो कितना सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का होगा। तो दैट कर्व इन द नॉर्मल कंडीशन इज सिग्मोइड कर्व, इसे बोलेंगे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। अब देखिए ये जो कर्व है, नीट में पूछ सकते हैं, एएफएमटी में पूछा था एक बार, व्हेन दिस कर्व विल बी शिफ्टिंग टू द राइट साइड, ये राइट साइड में मूव किया, शिफ्टिंग टू राइट, इसलिए हम राइट साइड शिफ्ट, ओके। और यहां पे करेंगे हम लेफ्ट साइड शिफ्ट। लेफ्ट साइड में भी तो शिफ्ट हो सकता है, ये लेफ्ट साइड है तो इसलिए लेफ्ट शिफ्ट, शॉर्ट में लेफ्ट शिफ्ट। कब होगा? सीधी भाषा में, इसमें ज्यादा टाइम नहीं, हमें डिटेल अगर देखना है तो आप वीडियो देख सकते हो, राइट। लेफ्ट शिफ्ट कब होगा? ये होगा एट लंग्स साइट। कहां पे होगा? एट लंग्स साइट। लंग्स में उसका शिफ्टिंग, सिग्मोइड कर्व का शिफ्टिंग, ये जो सिग्मोइड कर्व है उसका शिफ्टिंग लेफ्ट साइड कब होगा? एट द लंग्स साइड, अल्वियोलर साइड। वेल, और ये राइट शिफ्ट कब होगा? कहां पे होगा? एट टिश्यू लेवल। अब ये क्यों होगा? देखिए टिश्यू में ज्यादा क्या है, किसका प्रेशर ज्यादा है? CO2 का ज्यादा है। लंग्स में कॉन्सेंट्रेशन किसका, पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का है। तो सीधी बात है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। यहाँ पे कर देंगे हम मोर। इसकी सीधी भाषा में अगर बात करेंगे, एकदम सिंपल करेंगे इसे, जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो इट विल बी शिफ्टिंग टू लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड में शिफ्ट करना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, इसका उल्टा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी मोर। और ये कंडीशन कहां पे पाई जाती है? तो इट विल बी ऑब्जर्व्ड इन द टिश्यू, ठीक है। अब ये जो राइट शिफ्ट हो रहा है, किस वजह से? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है। तो इस इफेक्ट को जिसने स्टडी किया तो नाम दे दो इसे, और दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। और ये जो फिनोमेनन स्टडी किया तो किसने किया? हेल्डेन ने किया, तो इसे नाम दे दिया हेल्डेन्स इफेक्ट, इसे बोलेंगे हम हेल्डेन्स इफेक्ट। समझ आ रही बात? तो ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड दीज आर द फैक्टर्स फेवरेबल फॉर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ध्यान रखना है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यही पूरा एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपन। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। लंग्स में बाइंड करेगा, टिश्यू में छोड़ देगा, डिसोसिएट करेगा। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी और डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2। एक्सप्लेन कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए CO2 अब ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट हुआ अपना, एसोसिएशन डिसोसिएशन ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। CO2 का ट्रांसपोर्ट, इसमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? देखिए यहां पे क्या है, 20 to 25% आरबीसी के माध्यम से यहां पे लिखा है। देखिए हीमोग्लोबिन जब CO2 के साथ बाइंड करेगा, यहां पे लिखेंगे हम Hb और इसे बाइंड कराएंगे CO2 के साथ, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना तो इसे हमने नाम क्या दे दिया? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो कितने परसेंट कैरी होगा इस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के माध्यम से? 20 to 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ऑब्वियस है, ज्यादा पार्शियल प्रेशर अगर होगा तो ये बाइंडिंग ज्यादा होगा। तो ये कहां हो रहा है? तो ये हो रहा है टिश्यू में, क्योंकि अभी उल्टा ट्रांसपोर्ट होना है। CO2 जनरेट कहां हो रहा है? टिश्यू लेवल पर। तो CO2 से ब्लड में आएगा, ब्लड से लंग्स में आएगा और लंग्स में से एटमॉस्फेयर में एक्सहेल किया जाएगा, राइट। 70% कैसे जाएगा? 70% कंडक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, और रिमेनिंग 7% जो था दैट वाज इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा, डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ये होगा इसका ट्रांसपोर्ट इस तरीके से, इतने परसेंट वाइज, राइट। अब ओके, PO2 इज द मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। अगर PO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ये बाइंडिंग अफेक्ट हो सकता है।
When PCO2 is high and PO2 is low, उल्टी conditions देख चुके हैं factors affecting. More binding of the CO2 occurs, whereas when the PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli, मतलब टिश्यू लेवल में इसका एसोसिएशन होगा, वो जुटेगा और उसे कहाँ छोड़ दिया जाएगा, डिसोसिएशन कहाँ होगा, एट द लंग साइड. Dissociation of CO2 from carbamine or hemoglobin takes place. That is, CO2 which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered at the alveoli. सीधी बात है. देखो ये हमारा बना था, HbCO2 कॉम्बिनेशन बना था. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहाँ बना था, टिश्यू में बना था. तो टिश्यू से कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा. ठीक है ना, ब्लड में आया मतलब ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स. लंग्स के किस पार्ट में, अल्वियोलस. तो इसका एसोसिएशन कहाँ पर हो रहा है, तो एसोसिएशन हो रहा है टिश्यूज में और डिसोसिएशन हो रहा है अल्वियोलस में. ठीक. आरबीसीज कंटेन वेरी, अब आरबीसीज में एक खासियत है, थोड़ा एक केमिकल उसमें प्रेजेंट है. केमिकल नहीं बोलेंगे, उसे एंजाइम बोलेंगे. एंजाइम प्रेजेंट है और एंजाइम का नाम है हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेज. और थोड़ी सी मात्रा में कार्बोनिक अनहाइड्रेज ये प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होगा. किधर है, प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, प्लाज्मा आल्सो. आरबीसीज में कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट है और थोड़ी मात्रा में प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है. ठीक. तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है, अभी ये CO2 निकला, टिश्यू से निकला. अब ब्लड में क्या है, वाटर. तो वाटर के साथ ये जुटेगा, राइट. तो इसका बनेगा बाय कार्बोनिक एसिड. ठीक है, सॉरी योर कार्बोनिक एसिड. ये कार्बोनिक एसिड बना किस एंजाइम की सहायता से बना, कार्बोनिक अनहाइड्रेज. अब ये कंडक्ट होगा किस फॉर्म में, ये देखिए यहाँ पर. अब कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या करेगा, H2CO3 जब लंग साइड पे जाएगा तो इसे फ्री कर देगा. H+ आयंस फ्री हो जाएंगे, SCO3 फ्री हो जाएंगे और फिर H2O और CO2 के माध्यम से इट विल बी एक्सेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. CO2 बाहर निकलेगी एक्सेलेशन में और वाटर वेपर के माध्यम से बाहर निकलेगा. ठीक. चलो, इसका डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस रेफर कर सकते हो. ओके. एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल, टिश्यू साइट में पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होगा, ज्यादा होगा. क्यों, बिकॉज ऑफ कैटाबोलिज्म. वहां पे मेटाबॉलिज्म हो रही है, राइट. CO2 diffuses into RBCs and the plasma and forms SCO3 and H+. क्या हुआ, CO2 टिश्यू से निकला और बाइंड इसने किसके साथ किया, RBC के साथ बाइंड किया. ठीक है, और CO2 प्लस प्लाज्मा, प्लाज्मा में भी 7% ही कंडक्ट करेगी. ठीक है. एट द alveolar site where PCO2 is low, alveolus में कम होगा, the reaction proceeds in the opposite direction leading to formation of CO2 and H2. हमने देख चुके हैं, रिएक्शन में हमने देखा है. CO2 trapped as a bicarbonate at the tissue level. टिश्यू लेवल पे SCO3 बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रैप करेगा, कौन, CO2, and transported to alveoli and released as CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood, every 100 ml of oxygenated blood carries delivers 5 ml of oxygen. Every 100 ml of deciliter of blood will deliver 4 ml of CO2 to the alveoli. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. अब जैसे कार्डियक बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन हमने देखा कि जो कार्डियक एक्टिविटी है, जैसे हमारा हार्ट है ऑटो एक्साइटेबल है, मायोजेनिक है, तो इसका जो रेगुलेशन है कौन करेगा, तो मेडुला ऑब्लंगेटा, सेंटर इन द ब्रेन. सिमिलरली रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी किसके माध्यम से होगा. देखिए ये ब्रेन है आपका, ये ब्रेन. तो ब्रेन में पार्ट है, कौन सा पार्ट है, मेडुला ऑब्लंगेटा. ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा. अब ये मेडुला के पास में एडजेसेंट टू दिस, एडजेसेंट मतलब पास होना, एडजेसेंट टू दिस देयर इज अ कीमोसेंसिटिव एरिया. कीमो अलग तरीके से कहेंगे. चलो रेगुलेशन कैसे होगा, सी हियर मेडुला ऑब्लंगेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं. ठीक है. प्लस का मतलब ये समझो इसके बाजू में कीमोसेंसिटिव एरिया है, कीमोसेंसिटिव एरिया. और ये जो केमोसेंसिटिव एरिया है ये क्या डिटेक्ट करेगा, इट विल डिटेक्ट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और CO2 कॉन्सेंट्रेशन. अगर H+ बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा, तो ये इसका सेंसेशन कैसे बढ़ेगा, ये एरिया को. अब ये क्या करेगा कि मेडुला ऑब्लंगेटा को सिग्नल दे देगा और जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है तो मेडुला ऑब्लंगेटा करेगा. क्यों, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा में देयर इज अ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. क्या है वहां पर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. एंड दिस इज द मेन कंट्रोलिंग सिस्टम. अब इसका असिस्टेंट कौन है, इसका पॉन्स में प्रेजेंट है. तो पॉन्स में जो भी असिस्टेंट प्रेजेंट है तो दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमा मतलब एयर. अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा कि
योर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल्स भेजेगा, या तो उसे सपोर्ट करेगा फॉर रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन, ठीक है। और एओर्टिक बॉडी है, एओर्टा है, एओर्टिक आर्क है, और दूसरा है हमारा कैरोटिड बॉडी। एओर्टिक आर्क और कैरोटिड बॉडी, दीज आर आल्सो सेंसिटिव टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, CO2 आयन कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या करेगा, ये भी सेंसिटिव है तो ये भी रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज देगा और नेसेसरी एडजस्टमेंट वहां पे होगी कि अभी ब्रीदिंग का रेट बढ़ाना है या कम करना है। दिस इज हाउ रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, इंक्रीज इन दी सब्सटेंसेस देख चुके हैं भी हम, ओके। और रिसेप्टर्स वहां पर प्रेजेंट है। रोल, हाँ यस, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अलग अलग डिसऑर्डर्स है, जितनी एनसीईआरटी ने दी उतनी हम डिस्कस करेंगे। एस्थमा है, एस्थमा में क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, राइट। क्यों? क्योंकि इंफ्लामेशन होगा, किसका, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का अगर इंफ्लामेशन होगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी, और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एस्थमा बोलेंगे, ठीक। दूसरी कंडीशन हमारे पास एम्फाइजेमा। एम्फाइजेमा में अल्वियोलाई का डिस्ट्रक्शन होगा तो एक्सचेंज सरफेस कम हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्सचेंज सरफेस कम होगा तो वहां पे क्या होगा, प्रोलिफरेशन किधर है, नहीं आगे चलो। तो सिगरेट स्मोकिंग ये मेन रीजन है एम्फाइजेमा का। नीट में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। आगे ऑक्यूपेशनल, मतलब हमारा जो भी प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होगी उसे बोलेंगे हम, रिस्पिरेशन की डिसऑर्डर अगर होगी तो उसे बोलेंगे ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, राइट। लाइक सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। अब ये कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री है, स्टोन इंडस्ट्री, तो वहां पे माइक्रो साइज पार्टिकल जनरेट हो गया, हवा में हो गए, तो इसका कंटिन्यूअस इनहेलेशन होगा तो लंग्स में जमा हो गए। ये लंग्स में अगर जमा करेंगे तो उसका फाइब्रोसिस करेंगे। मतलब क्या, फाइब्रोसिस मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है ना। तो प्रोलिफरेशन अगर ज्यादा होगा तो इट विल सीरियसली डैमेज योर लंग्स, इट विल डैमेज योर लंग्स। आगे बढ़ेंगे, ये कंडीशन है ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज। नहीं, इतने तीन ही दिए थे ना क्या, ओके ठीक है। तो आशा करेंगे कि ये चैप्टर बहुत कम समय में अच्छे तरीके से आपको रिवाइज हुआ होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।